हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वीडियो 4। इस वीडियो में डिस्कस करना है बच्चों लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में। साथ में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग पॉपुलेशंस कैसे आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशंस। इसमें हम फिलहाल दो टॉपिक डिस्कस करेंगे अभी, जिसमें डिस्कस करेंगे कंपटीशन एंड प्रेडेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या होता है। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन क्रिएट करे, अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखे। मींस वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को या डार्विनियन फिटनेस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस या डार्विनियन फिटनेस क्या होती है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन हम डिस्कस करेंगे कि कोई पॉपुलेशन जो होती है वो अपने आप को इस तरह से इवॉल्व करती है इवोल्यूशन के प्रोसेस में कि वो मैक्सिमाइज कर सके देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस और डार्विनियन फिटनेस। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस को और क्या बोल सकते हैं, डार्विनियन फिटनेस बोल सकते हैं, दैट इज हाई आर वैल्यू। ओके, इन द हैबिटेट वेयर दे लिव, जिस हैबिटेट में भी वो रहेंगे अपनी फिटनेस को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। नाउ अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने आप को मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी के लिए इवॉल्व करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से उनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी मेंटेन हो पाए और रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम उनके नेचुरल हैबिटेट में ना आ पाए। चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं रेट ऑफ जो ब्रीडिंग होती है वो अलग अलग हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पूरी लाइफ टाइम में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं कि पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही वो बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो लिखा बच्चों रेट ऑफ ब्रीडिंग के बारे में कि जो रेट ऑफ ब्रीडिंग है वो स्पीसीज टू स्पीसीज जो होती है बच्चों वो वेरी करती है। अलग अलग स्पीसीज में रेट ऑफ ब्रीडिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे डिस्कस करें कि पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू जो होते हैं पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही ब्रीड करते हैं, एक बार ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। जबकि कुछ ब्रीड ऐसी भी होती है जो पूरी लाइफ टाइम है ना, मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ, लाइक बर्ड एंड मैमल्स, पूरी लाइफ में बर्ड और मैमल अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करते रहते हैं। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो लार्ज साइज के कम नंबर की बेबी प्रोड्यूस कर लो या छोटे छोटे साइज की लार्ज नंबर की बेबी प्रोड्यूस कर लो। तो अगर जो नंबर ऑफ प्रोजेनी है अगर वो लार्ज होगा तो साइज ऑफ जो प्रोजेनी होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। लेकिन इसी के कंट्रास्ट में अगर बात की जाए, साइज ऑफ प्रोजेनी अगर जो है वो ज्यादा है, आई मीन बड़ा है, तो नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, The organism reproduce or produce a large number of small size offsprings, that is oyster की बात हो रही है। जो oyster होता है ये large number के small size offsprings को produce करता है, जबकि whereas other produce a small number of large size offsprings, यानी दूसरे क्या होते हैं वो कम नंबर के बड़े साइज के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड और मैमल्स में प्रोजेनी के नंबर बहुत कम होते हैं बट उनका साइज काफी बड़ा होता है, जबकि ऑयस्टर में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है वो बहुत ज्यादा होता है बट उनका साइज काफी छोटा होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो अलग अलग रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म है, अलग अलग तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो अगर इकोलॉजिस्ट की मानी जाए, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्वड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट इंपोज्ड बाय द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लिव। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में वो रहता है उसी हैबिटेट के जो भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट उस पर जो भी प्रेशर डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने आप को इवॉल्व करता है ताकि उस हैबिटेट में वो अपने आप को सर्वाइव करा सके, है ना। चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे पहले पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के इंटरेक्शन के बारे में, क्योंकि बच्चों आप जानते हो पॉपुलेशन क्या होती है और जब आपस में इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा। आप जानते हो जब दो अलग अलग पॉपुलेशन इंटरेक्ट करेंगे, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि दो अलग अलग स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि होता यह है कि एक पॉपुलेशन में पर्टिकुलर ग्रुप के स्पीसीज के मेंबर्स ही होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। आप जानते हैं नेचर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं सच एज एनिमल, प्लांट एंड द माइक्रोब्स कैन नॉट लिव आइसोलेशन। अकेले तो वो रह नहीं सकते, वो ग्रुप में रहेंगे तो आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप क्लास में अकेले पढ़ोगे, क्लास में बच्चे होंगे तो आपस में इंटरेक्शन भी होता है उनके बीच में, है ना। एंड देयरफॉर इंटरेक्ट इन द वेरियस वेज टू फॉर्म द बायोलॉजिकल कम्युनिटी। और इस तरह से आपस में इंटरेक्ट करके अलग अलग तरीकों से इंटरेक्शन शो करके वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। आइए अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में। इंटर स्पेसिफिक यानी कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होगा तो उसे बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और इसी का अपोजिट होता है इंट्रा स्पेसिफिक, जब क्या होता है कि एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जब क्या होता है इंटरेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द पॉपुलेशंस ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन होगा लिविंग टुगेदर विद इन अ कम्युनिटी। क्योंकि आप जानते हो कि पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है, तो किसी कम्युनिटी में जो अलग अलग पॉपुलेशन होगी अलग अलग स्पीसीज की वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करती है उसके बारे में जानते हैं।
तो इंटरेक्शन जो हो सकते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो कि दोनों को फायदा हो सकता है कि दोनों इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो कि दोनों को नुकसान हो जाए, या इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो कि एक को फायदा हो एक को नुकसान हो जाए, या इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो कि एक को फायदा हो जाए दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं कि एक को नुकसान हो जाए दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए इस बारे में जानते हैं। तो बच्चों इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपके स्कूल में दो बच्चे आए, आपके दो फ्रेंड थे। अब दो फ्रेंड्स को आपस में इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बीच में लड़ाई हो गई, यानी दोनों को निगेटिव हो गया। दोनों ने आपस में लंच शेयर कर लिया, है ना, तो पॉजिटिव दोनों का हो गया, दोनों को दो दो आइटम खाने को मिल गए। इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं याद करने के लिए। तो बच्चों जो पॉपुलेशंस के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं विद इन अ कम्युनिटी, ये कुछ इस तरह के हो सकते हैं। जैसे कि पहला है हमारा बेनिफिशियल, तो बेनिफिशियल के लिए पॉजिटिव साइन हमने दे दिया। फिर डेट्रीमेंटल मींस नेगेटिव, है ना, और फिर हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल मींस हो गया जीरो, है ना, एज शोन इन द टेबल। तो बच्चों टेबल देखने जा रहे हैं किस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, उनको क्या नाम देते हैं। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई, और आई एम 100% श्योर कि आपको टेबल समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसान टेबल है बच्चों। देखिए लिखा हुआ नेम ऑफ इंटरेक्शन मींस अगर दो स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, तो ये कुछ इस तरह से इंटरेक्ट करेंगी कि जो भी इंटरेक्शन होगा उसको हम क्या नाम देंगे। अगर मान लो स्पीसीज ए और स्पीसीज बी ऐसे इंटरेक्ट कर रही हैं कि दोनों को फायदा हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ऐसे इंटरेक्शन को बोल देंगे म्यूचुअलिज्म। क्या बोल देंगे, म्यूचुअलिज्म। क्लियर हो गया। फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर स्पीसीज ए और स्पीसीज बी ऐसे इंटरेक्ट कर रही हैं कि दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों का नुकसान हो गया, तो ऐसे इंटरेक्शन को बोल देंगे कंपटीशन, या वाइस वर्सा उल्टा भी बोल सकते हो कि कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन होता है पॉपुलेशंस के बीच का या स्पीसीज के बीच का जिसमें दोनों ही स्पीसीज को नुकसान होता है। क्लियर, ठीक है। तो उल्टा भी बोल सकते हो, सीधा भी बोल सकते हो, कैसे बोलो बात एक ही आएगी। अब प्रेडेशन की बात करते हैं, तो प्रेडेशन एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। बिल्ली आएगी चूहे को खा के चली जाएगी, तो फायदा किसका हुआ, बिल्ली का हुआ, नुकसान किसको हुआ, चूहे को हुआ, यानी हो गया प्रेडेशन। अब बात करेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। तो पैरासाइट क्या होता है, जो होस्ट की बॉडी में रहता है, जो रहेगा उसको फायदा, जिसकी बॉडी में रह जाएगा यानी होस्ट, उसको हो जाएगा नुकसान, क्योंकि उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। यानी पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान। फिर आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब होता है एक को फायदा एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी न्यूट्रल रहेगा वो, एक को फायदा हो जाएगा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम रहो चाहे ना रहो। अब बात करेंगे अमेंसलिज्म की, तो ये जस्ट कमेंसलिज्म का अपोजिट होता है, यानी कि एक को नुकसान हो जाता है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल रहता है। तो आइए इन इंटरेक्शन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हमें मेनली डिस्कस करना है म्यूचुअलिज्म के बारे में, और साथ में हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों प्रेडेशन के बारे में, और डिस्कस करेंगे साथ में हम आपसे जो हमारा कंपटीशन है। तो ये दो टॉपिक हमें अब यहाँ डिस्कस करने हैं, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेडेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कंपटीशन क्या होता है। आइए देखते हैं। चलिए उसके पहले बच्चों मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसको अच्छे समझिएगा। सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच बेस्ट एक्सप्लेन द पैरासिटिज्म। मैंने आपको बताया पैरासिटिज्म मींस पैरासाइट होस्ट की बॉडी में रहेगा तो होस्ट को नुकसान हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाएगी और डिसीज भी कॉज कर देगा पैरासाइट। बट पैरासाइट को तो फायदा ही फायदा है, यानी पैरासाइट को, यानी पैरासाइट हो गया स्पीसीज ए और होस्ट हो गया स्पीसीज बी, तो स्पीसीज ए को प्रॉफिट यानी प्लस और स्पीसीज बी को निगेटिव यानी कि नुकसान हो जाएगा। चलिए तो बच्चों पैरासाइट के बारे में बताना है। पैरासाइट में एक को फायदा एक को नुकसान, यानी कि एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव, निगेटिव वाला हो जाएगा होस्ट और पॉजिटिव वाला हो जाएगा हमारा पैरासाइट। क्लियर हो गया बच्चों। आइए देखते हैं भैया कौन सा ऑप्शन है। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, गलत बात है भैया, बेनिफिट तो होता है बट एक नुकसान भी तो होता है, पूरी बात तो नहीं लिखी इन लोगों ने, तो अभी नहीं, इसको होल्ड करके चलते हैं। बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, गलत बात, एक को फायदा एक को नुकसान, दोनों को फायदा नहीं होता, गलत बात, तो इसको हमने कट कर दिया भैया, ठीक, इसको अभी होल्ड करके चल रहे हैं। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड अदर इज नॉट अफेक्टेड, कह रहे अदर इज नॉट अफेक्टेड, अरे उसको नुकसान हो रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया भैया। नेक्स्ट क्या है, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड अदर इज अफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है, एक को बेनिफिट होगा दूसरा क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, मींस ये वाला ऑप्शन सही है, हम इसको भी कट कर देंगे। अगर ये ऑप्शन ना होता तो फिर हम ऊपर वाले को सही मान लेते, तो सूट कंडीशंस के ऊपर है कि कौन सा ऑप्शन दिए कौन सा ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों इस प्रेडेशन टॉपिक के बारे में, प्रेडेशन क्या होता है आइए देखते हैं। बच्चों प्रेडेशन का सीधा मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है, शिकार करना, कोई प्रे था, कोई प्रेडेटर आया उसने उसको प्रे को इंगल्फ कर लिया, खा लिया, ये हो गया प्रेडेशन, सीधे खत्म, एक को फायदा एक को नुकसान, यानी स्पीसीज ए को होगा पॉजिटिव और स्पीसीज बी को मिल जाएगा क्या बताओ नेगेटिव, समझ में आया, तो ये बात समझ लीजिएगा, एक को फायदा एक को नुकसान, इस तरह से हमारा चलेगा प्रेडेशन। आइए देखते हैं। तो बच्चों इट इज अ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है। व्हेन एन एनिमल कॉल्ड प्रेडेटर किल द एंड कंज्यूम द अदर वीकर एनिमल कॉल्ड द प्रे, जो प्रेडेटर होता है, जो स्ट्रॉन्गर एनिमल होता है, वो कंज्यूम कर लेता है, किल कर देता है वीकर एनिमल को, जिसको हम बोलते हैं प्रे, यानी कि ये हो गया शिकार,
और प्रेडेटर हो गया हमारा शिकारी। नाउ दिस इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी होता है कि अगर हमारा प्रेडेटर नहीं होगा तो प्रे की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि भैया पूरा फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं सेव टाइगर सेव जंगल। अरे टाइगर से जंगल कैसे सेव होगा? जंगल इसलिए सेव होगा क्योंकि टाइगर जो होता है वो हमारा होता है प्रेडेटर, और वो क्या करता है पूरे उस बायोलॉजिकल कम्युनिटी में जो डियर्स हैं, जो और भी हर्बीवोर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है क्योंकि वो फीड करता रहता है उनके ऊपर। ओवर पॉपुलेशन नहीं हो पाती जिसकी वजह से हमारे जंगल सेफ रहते हैं। ऐसा ना कि पूरी ओवर ग्रेजिंग हो जाए, वहां पे जंगल पूरे साफ हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ इट इज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू द हायर ट्रॉफिक लेवल्स व्हिच इज फिक्स्ड बाय द प्लांट एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यानी कि नेचुरल का एक तरीका भी होता है, प्रेडेशन का मेथड जो होता है, ये प्रेडेशन एक नेचर का मेथड होता है जिसके थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर करती है। कैसे? क्योंकि भैया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे इन्होंने क्या किया, एनर्जी को फिक्स कर दिया। एनर्जी को फिक्स कैसे किया? प्लांट्स पे फिक्स कर दिया, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट को केमिकल एनर्जी में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे फिक्स कर दिया गया। उसके बाद वो किस में जाएगी? उसके बाद सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी, यानी जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर उन पे जाएगी, जैसे डियर वगैरह हो गए, हिरन वगैरह हो गए। अब उनको कौन खाएगा? लॉयन खाएगा। तो वही प्लांट की एनर्जी पहले डियर में गई और फिर डियर से किस में चली गई? टाइगर या लॉयन में चली गई। यानी ये नेचर वे है कि ये एनर्जी को हायर लेवल पे ट्रांसफर करेगा। एग्जांपल हो जाएगा टाइगर क्या हो जाएगा? प्रेडेटर हो जाएगा, एंड डियर हो जाएगा प्रे। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, सब वही बातें लिखी हुई है, बस आपको अच्छे से मेरी बातों को सुनना है, ठीक है? सो टाइगर क्या हो गया? प्रेडेटर हो गया। डियर क्या हो गया? प्रे हो गया। इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ द प्रेडेटर्स आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट रोल दिए गए प्रेडेटर के, आइए देखते हैं बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं कि भैया प्रेडेटर क्या क्या करता है। लिखा हुआ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। जो प्रेडेटर होता है वो पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, ओवर पॉपुलेशन से रोकता है ताकि जो प्रे है उसकी ओवर पॉपुलेशन ना हो जाए। आइए देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर, अगर प्रेडेटर नहीं होगा तो क्या होगा? प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, हर जगह जंगल में हिरन ही हो जाएंगे अगर टाइगर खत्म हो जाएगा तो, ठीक है? तो जो शिकार होता है यानी प्रे स्पीसीज होती है उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, एंड कॉजेज द इनस्टेबिलिटी, और वो उस इकोसिस्टम में इनस्टेबिलिटी कॉज कर देता है। समझ में आया? नाउ बिसाइड द कंड्यूट्स फॉर द एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। यानी कि एक तरह से जो हमारे प्रेडेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, या जो हमारे जो प्रे वगैरह होते हैं जो भी हमारे इसमें है, वो सब क्या करते हैं? कंड्यूट्स की तरह वर्क करते हैं, एक तरह पाइपलाइन की तरह वर्क करते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए across the trophic levels from low trophic level to higher trophic level, and predators play a very important role in providing the population stability। और आपको मालूम है जो predators होते हैं ये population की stability को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा कि और क्या रोल होता है predator का हमारे इस इकोसिस्टम में, इस कम्युनिटी में। आइए देखते हैं। तो दे हेल्प इन द मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके चलते हैं। अलग अलग स्पीसीज की डाइवर्सिटी प्रेडेटर्स की वजह से मेंटेन रहती है इन अ कम्युनिटी बिकॉज बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन अमंग द कंपीटिंग या कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। यानी कि जो शिकारी स्पीसीज होती हैं जिनका शिकार किया जाना होता है उनमें आपस में भी कंपटीशन होता है ना, तो जो प्रेडेटर होता है सबको धीरे धीरे थोड़ा बहुत खाता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनके बीच में आपस का जो कंपटीशन होता है वो खत्म हो जाता है बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। जो प्रे की स्पीसीज हैं उसके, क्योंकि होता कि ज़ेब्रा भी वहीं पे घास खा रहा हो और डियर भी वहीं पे घास खा रहा हो, दोनों ही प्रे का काम करेंगे टाइगर के लिए, है ना, क्योंकि दोनों के लिए ही टाइगर प्रेडेटर होता है, ठीक है। तो अब घास खाने वाले प्रेडेटर जो प्रे हैं हमारे ज़ेब्रा और डियर, इनके बीच में भी कंपटीशन होता है कि भैया हम घास खाएंगे, हम घास खाएंगे। तो अगर ज्यादा ज़ेब्रा या ज्यादा हिरन नहीं होंगे तो कंपटीशन उनके बीच में भी नहीं होगा। यानी कहने मतलब ये कि आपस में भी उनके बीच में कंपटीशन जो होता है वो रिड्यूस करने काम करता है बच्चों हमारा प्रेडेटर। नाउ एग्जांपल की बात करते हैं। प्रेडेटर स्टारफिश सायास्टर इज इन अ रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज इज एन अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। तो एक हमारा स्टारफिश था सायास्टर इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके बारे में खास बात क्या है भैया, तो जो हमारा सायास्टर था उसने क्या किया, इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, जब एक हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उस एक्सपेरिमेंट में देखा व्हेन ऑल द स्टारफिश, जो भी सायास्टर हमारी स्टारफिश थी, हमने उसको वहां से रिमूव कर दिया फ्रॉम द एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, पूरे एरियाज ने एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल एरिया सेलेक्ट कर लिया, हमने उस जगह से स्टारफिश को हटा दिया फ्रॉम द एरिया, क्योंकि वो स्टारफिश वहां पे बिहेव कर रही थी एज अ प्रेडेटर। स्टारफिश क्या थी बताओ, वहां पे एज अ प्रेडेटर बिहेव कर रही थी वहां पे। जब हम प्रेडेटर को वहां से हटा देंगे तो प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उनके बीच में कंपटीशन भी बढ़ जाएगा आपस में, तो फिर धीरे धीरे सारे प्रे भी खत्म हो जाएंगे। तो लिखा जब रिमूव कर दिया हमने एक्सपेरिमेंट के मेथड में फ्रॉम दैट एरिया, देन द मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट। समझ में आया, 10 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज जो थी वहां से वो एक्सटिंक्ट हो गई ड्यू टू विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, क्योंकि उनके बीच में आपस में कंपटीशन बढ़ गया। क्योंकि स्टारफिश थी
तो सबको खाया खाती रहती थी, बीच बीच में थोड़ा दो स्पीसीज खाए, 2 स्पीसीज मेंबर खाए, 2 तीसरी, है ना। तो अलग अलग स्पीसीज, यानी स्पीसीज ए के मेंबर को कुछ खा लिया, 2 मेंबर आज स्पीसीज बी के खा लिए, 2 मेंबर आज स्पीसीज सी को प्रे बना लिया। तो इस तरह से सबकी पॉपुलेशन मेंटेन रहती थी। तो आपस में प्रे की पॉपुलेशन में कंपटीशन नहीं होता था। जब हमने एक्सपेरिमेंटली थोड़ी जगह से इसको हटा दिया तो मालूम चला कि एक साल के अंदर 10 से ज्यादा स्पीसीज क्या हो गई, इनवर्टिब्रेट्स की एक्सटिंक्ट हो गई। तो यानी कि मालूम चला भैया प्रेडेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, समझ में आया। और ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए प्रेडेशन से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज प्रेडेशन? प्रेडेशन क्या होता है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल व्हाई इट रिक्वायर्स अ कम्युनिटी विद रिच बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर बायोडाइवर्सिटी रिच कम्युनिटी हमको चाहिए, हम चाहते हैं कि भैया जो हमारा प्रे है इसकी पॉपुलेशन भी मेंटेन रहे और जो प्रेडेटर है इसकी पॉपुलेशन भी मेंटेन रहे, तो प्रेडेटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेडेटर नहीं होगा तो हर जगह मेढक ही मेढक हो जाएंगे और आपस में मेढक के साथ जो दूसरी प्रे स्पीसीज होंगी उनका भी कंपटीशन होगा, जिससे मेढक भी खत्म हो जाएगा और दूसरी कंपीटिंग स्पीसीज भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मान लो स्पीसीज यहाँ पे मान लो बी है, ये स्पीसीज ए है, हमने सांप को यहाँ से एक्सपेरिमेंटली हटा दिया, अब इसको खाने वाला कोई रहा नहीं। जब इसको खाने वाला कोई रहा नहीं तो ये प्रे हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, हर जगह मेढक 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 मेढक, हर जगह मेढक दिखाई देंगे और साथ में दूसरी जो प्रे स्पीसीज होगी हर जगह वो भी दिखाई देगी, क्योंकि उसको खाने वाला भी कोई नहीं रहा, बढ़ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, इनमें आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये भी खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन अगर सोचो, अगर ऐसा ना हो, अगर आप क्या करें, हम इसको मेंटेन रखें, प्रेडेटर बनाए रखें, तो क्या होगा, ये 2 पॉपुलेशन के मेंबर को इसने आज खा लिया, बी वाली स्पीसीज के 2 मेंबर्स को इसने खा लिया, तो इनकी जो प्रे की पॉपुलेशन वो बैलेंस रहेगी, ओवर नहीं होगी, तो इनके बीच में कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, पूरा बैलेंस का सिस्टम चलता रहेगा। इस तरह से प्रेडेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्रेडेटर का एक और इंपॉर्टेंस है बच्चों, लिखा हुआ है व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द जियोग्राफिकल एरिया दे बिकम इन्वेसिव। ये बहुत आक्रामक है, इन्वेसिव यानी कब्जा करने लायक हो जाती है, मतलब आक्रामक तरह से कब्जा करने लगती है उस एरिया पे। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है। तो व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सोटिक मींस बाहर की स्पीसीज है ना, फॉरेन स्पीसीज को जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी जियोग्राफिकल एरिया में, किसी नए एरिया में, तो दे बिकम इन्वेसिव and start spreading very fast because the invaded land does not have natural predator। क्योंकि जहां पे उन्होंने इन्वेजन किया है, जहां पे उन्होंने अपने आप को फैलाना कोशिश किया है, जहां पे हमने इन एक्सोटिक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कराया है, उस लैंड पे उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमने किसी प्लांट को एक बैरन एरिया पे ग्रो करा दिया, उस बैरन एरिया पे उसको प्लांट को खाने वाला कोई था नहीं, कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं था, तो उस प्लांट ने क्या किया, देखा कोई भाई हमको खाने वाला है नहीं, कोई प्रेडेटर है ही नहीं, तो एकदम से फैलने लगा, बहुत तेजी से फैलने लगा, और इतनी तेजी से फैलने लगा कि उस पूरे डेजर्ट एरिया में वही प्लांट हो गया, समझ लीजिए, समझ में आया। तो इस तरह से अब ये हो गया एक्सोटिक स्पीसीज का इंट्रोडक्शन की बात। अब एग्जांपल की बात करते हैं, इसी का एप्लीकेशन देखते हैं, इसी पॉइंट का एप्लीकेशन देखिए बच्चों। यहाँ पे प्रिकली पियर कैक्टस था, यहाँ पे बच्चों इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था ऑस्ट्रेलिया में इन अर्ली 1920s में इस प्रिकली पियर को कैक्टस को इंट्रोड्यूस कराया गया था ऑस्ट्रेलिया में। वाज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल बाय द इंट्रोड्यूसिंग इट्स प्रेडेटर दैट इज अ मॉथ इन द कंट्री। कहने का मतलब यहां पे ये है कि जब प्रिकली पियर कैक्टस को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया था ऑस्ट्रेलिया में, इसका पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ने लगा क्योंकि इसको खाने वाला वहां पर कोई था नहीं, नेचुरल प्रेडेटर था नहीं, क्योंकि वहां की स्पीसीज तो थी नहीं है, ये तो एक्सोटिक स्पीसीज थी। इसको वहां पे ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कराया था जाके हम लोगों ने, बट वहां पे इसका नेचुरल प्रेडेटर ना होने की वजह से ये वहां पे इन्वेसिव तरीके से बढ़ने लगा। इसको बाद में कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस कराया, वहां पे इसका प्रेडेटर इंट्रोड्यूस कराया कि भैया इसको कोई खाए, खा के इसको मेंटेन करे इसकी पॉपुलेशन को, वरना हर जगह ये मानो प्रिकली पियर कैक्टस ही ग्रो करेगा। तो दैट इज अ मॉथ। मॉथ जो होता है वो प्रिकली पियर कैक्टस को खाता था, वहां पे मॉथ को इंट्रोड्यूस कराया गया। जब इंट्रोड्यूस कराया गया तो उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। लिखा इफ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट, अगर प्रेडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है ना, एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, बहुत गलत बात होगी। शेर ने पेट भरने के लिए एक हिरन को मारा और खा गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको खाना एक हिरन ने मारा, उसने 10 हिरन को, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। शेर भी बहुत चालाक होता है, वो जानता है कि अगर हम 10 हिरन को मार देंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। यानी कि कहने मतलब ये है कि प्रेडेटर भी बहुत होशियार होते हैं। द प्रेडेटर अगर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, जरूरत से ज्यादा शिकार कर रहा है of its prey, then the prey might become extinct, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शिकार खत्म हो जाएगा, हिरन खत्म हो जाएंगे सारे, है ना। एंड फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, वो जानता है कि अगर हिरन खत्म तो हम भी खत्म, इसलिए आज एक खा लो फिर कल एक खा लेंगे, एक दिन में 10 हिरन नहीं मारेंगे। यानी कि प्रेडेटर जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रे भी खत्म हो चुका है ड्यू टू द लैक ऑफ फूड, क्योंकि फूड खत्म हो चुका है। दिस इज व्हाई प्रेडेटर इन द नेचर आर प्रूडेंट, वो बहुत समझदार होते हैं, वो समझते हैं दैट प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्वड वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म टू लेसन द इंपैक्ट ऑफ द प्रेडेशन। दीज आर
एज फॉलोज। अब यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जो प्रे स्पीसीज होती है उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें डेवलप की हैं जो प्रेडेशन से उनको बचाने की कोशिश करती हैं। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम आइए हम बैठे हुए आप हमको खा लीजिए आके, ऐसा नहीं होता है। जो प्रे होता है, प्रे स्पीसीज जो होती हैं वो अपने अंदर ऐसी कुछ ना चीजें इवॉल्व कर लेती हैं जो उनको प्रेडेशन से बचाने की कोशिश करता है कि उनको शिकारी पहचान ही ना पाए, खा ही ना पाए। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे अडैप्टेशन देखते हैं बच्चों। नाउ फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड द फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, दैट इज अ कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि वो अपने आप को छुपा लेते हैं, उनका कलर ऐसा होता है ना। ग्रीन कलर की लीफ होगी तो ग्रीन कलर का हमारा इंसेक्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर का हमारा फ्रॉग हो जाएगा, तो पत्ती के बीच में दिखेगा ही नहीं, वो कैमोफ्लेज हो गया ना, छुप गया ना। तो बच्चों क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं, कैमोफ्लेज इसको बोलते हैं। एंड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर, ताकि प्रेडेटर उनको डिटेक्ट ही ना कर पाए कि यहाँ पे कोई हमारा प्रे है कि नहीं है। इस तरह से ये स्पीसीज अपने आप को बचा लेती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सम आर द पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर। कुछ तो अपने आप को पॉइजनस बना लेते हैं कि हमको जो खाएगा वो मर जाएगा, इसलिए उनको खाने वाला कोई प्रेडेटर होता ही नहीं है, यानी प्रेडेटर उनको अवॉइड करते हैं, भैया इसको नहीं खाएंगे, जो एक बार खा लेगा वो कहेगा अगली बार इसको नहीं खाएंगे, बहुत पॉइजनस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बिटर गोर्ड की, करेला। करेला जो होता है बहुत सारे लोग को नहीं पसंद होता है, सब्जी होती है, किसी ने पहली बार खाया उसको कड़ू लगा या बेकार लगा, बिटर लगा, तो कहेगा भैया अगली बार हम नहीं खाएंगे, हमें करेला पसंद नहीं है। बिल्कुल वैसे ही बहुत सारी स्पीसीज जो होती है अपने आप को पॉइजनस बना लेती हैं ताकि वो अवॉइडेड हो जाए बाय द प्रेडेटर्स। समझ में आ गया बच्चों? अब हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी का एग्जांपल, इसी का पॉइंट का एप्लीकेशन है मोनार्च बटरफ्लाई। बच्चों मोनार्च बटरफ्लाई एक बहुत ही डिस्टेस्टफुल, हाईली डिस्टेस्टफुल होती है अपने प्रेडेटर के लिए, बर्ड्स के लिए, क्योंकि मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है उसको खाने के लिए आती बर्ड्स। बटरफ्लाई उड़ते होती, बर्ड्स उड़ते हुए आती है और मोनार्च बटरफ्लाई को लेके चली आती थी, खा लेती थी। बट इसने क्या किया, ये हाईली डिस्टेस्टफुल हो गई अपने प्रेडेटर के लिए, यानी बर्ड्स के लिए, क्योंकि बर्ड्स को खाती थी, है ना, बिकॉज ऑफ द स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। और इसकी बॉडी में एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता था जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिस्टेस्टफुल हो जाती थी, है ना, खाने में बिल्कुल बेकार होती थी फॉर बर्ड्स, है ना। एंड द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो टेस्ट इसमें आता था, जो डिस्टेस्टफुल वाली प्रॉपर्टी आती थी, ये जो केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट होता था, ये कब आता था, जब ये कैटरपिलर स्टेज में होती थी, लार्वल स्टेज में होती थी हमारी मोनार्च बटरफ्लाई, तब ये एक वीड होता था, पॉइजनस वीड, उसको ये खाती थी। उस पॉइजनस वीड को खाने की वजह से इसके अंदर ये केमिकल आ जाता था और ये बच जाती थी किससे, अपने प्रेडेटर से, यानी बर्ड्स से। समझ में आया? तो जब मोनार्च बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टेज में थी, लार्वल स्टेज में थी, तो इसने एक पॉइजनस वीड को खा लिया, खाने की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर वो केमिकल पहुंच गया और उस केमिकल की वजह से इसका टेस्ट बहुत डिस्टेस्ट, मतलब बिल्कुल बेकार हो गया, डिस्टेस्टफुल हो गई। अब इसका जो नेचुरल प्रेडेटर है बर्ड, इसको अब नहीं खाता है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, नियरली 25% ऑफ जो इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों, पूरे 100% इंसेक्ट्स जो हैं उनमें से 25% जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइटोफैगस होते हैं। फाइटोफैगस का मतलब प्लांट सैप पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी फीडिंग ऑन द प्लांट सैप एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट्स के दूसरे पार्ट से भी वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं अपार्ट फ्रॉम द हर्बीवोर। ठीक है, आगे देखिए। सो प्लांट हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस अगेंस्ट देम। भाई ये भी बिल्कुल सही बात है, अगर इंसेक्ट प्लांट को डैमेज करने आ रहा तो ये भी तो प्रेडेशन ही हुआ, है ना। तो प्लांट्स ने भी बहुत चालाकी दिखाई है, प्लांट्स ने भी अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किए हुए हैं ताकि इंसेक्ट से वो बच सकें। आइए देखते हैं। तो लिखा हुआ, सो प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस अगेंस्ट देम। एग्जांपल हो जाएगा थॉर्न्स ऑफ अकेशिया एंड कैक्टस आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मींस ऑफ डिफेंस, यानी जो कांटे होते हैं अकेशिया और कैक्टस में, जिसकी वजह से इसमें कोई बैठता नहीं है, कोई चलिया भी नहीं बैठेगा, कोई कीले वेले भी इसके ऊपर नहीं बैठते हैं। तो जो थॉर्न्स होते हैं अकेशिया के और कैक्टस के, ये एक तरह के क्या है, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मींस ऑफ डिफेंस। डिफेंस का एक मेथड ही है जो प्लांट्स ने अपने आप को डेवलप किया है प्रेडेटर से बचाने के लिए, प्रेडेटर से बचाने के लिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, सम प्लांट्स प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस केमिकल्स लाइक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। बच्चों एक प्लांट होता है कैलोट्रोपिस का, जिसको बोलते हैं मदार, हिंदी में बोलते हैं मदार। व्हाइट व्हाइट दूध निकलता है, आंखों में चला जाए तो लोग अंधे भी हो जाते हैं। तो वो उससे एक बच्चों कार्डियक ग्लाइकोसाइड निकलता है, जिसकी वजह से जो ग्रेजर्स और ब्राउजर्स होते हैं उसको खाते ही नहीं है, जो एक बार खाएगा वो बीमार हो जाएगा, बिल्कुल समझ लो। तो जो गाय भैंस चरती रहती है ना, क्योंकि एक्चुअली वीड होता है ये, है ना, जो कैलोट्रोपिस होता है ये वीड होता है, हर जगह निकल आता है। तो इसने अपने आप को बचाने के लिए, हम तो भैया हर जगह निकल आते हैं, अब गाय भैंस आई, कोई भी ग्राउजर ग्रेजिंग के लिए आया, कोई भी ब्राउजिंग एनिमल आया, उसने उसको खा लिया। जब वो खा लेगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा। इस वजह से वो क्या होगा, अगली बार से उसको नहीं खाएगा। यानी कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है ये कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये बहुत हाईली पॉइजनस होता है, केमिकल होता है। एंड ये प्रेजेंट किसमें होता है बच्चों, एग्जांपल के लिए अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया जैसा कि एक वीड होती है, वीड यानी कि
जो कहीं पे भी ग्रो करा है, अनवांटेड प्लांट होता है ये कैलोट्रोपिस, है ना। तो कैलोट्रोपिस वीड होती है, उसमें ये कार्डियोग्लाइकोसाइड पाया जाता है, दैट मेक्स द हर्बीवोर सिक। ये हर्बीवोर को सिक यानी बीमार बना देता है। आप किसी भी जानवर को कितना भी पत्ती इसकी डाल दो तोड़ के, वो नहीं खाएगा, वो जानता है कि इससे हम बीमार हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केमिकल्स लाइक निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, ओपियम एक्सेट्रा आर द एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। बच्चों आपको एक बात मालूम है, जो निकोटीन होती है, कैफीन होती है, क्विनीन होती है, ओपियम, ये सब ड्रग्स बनाने में काम आती है, और एक्सेस यूज करने पे ब्रेन काम करना बंद कर देता है, कुछ ना कुछ सेडेटिव इफेक्ट या हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी इनमें होती है ना। तो एक्चुअली में प्लांट इसको क्यों डेवलप करता है, इसलिए नहीं डेवलप करता कि आइए इंसान लोग आइए हमारी पत्ती तोड़ के ले जाइए और भांग चरस गांजा सब बनाइए, ऐसा नहीं होता है ना, कि आप कैफीन ले लीजिए, क्विनीन ले लीजिए, हमसे निकोटीन ले लीजिए। उन्होंने इन केमिकल्स को डेवलप किया प्लांट्स की लीफ ने जस्ट बिकॉज ऑफ एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, कि भैया हम ग्रेजर से बच सकें और ब्राउजर से बच सकें, है ना, हमें कोई खाए पिए ना। लेकिन आदमी तो बहुत इंसान चालाक, आदमी तो बहुत चालाक होता है, उसने क्या सोचा कि भैया हमें इससे कुछ केमिकल मिल रहा है, कुछ ड्रग्स मिल रही है, लाओ उससे ऑब्टेन करते हैं और मेडिसिनल पर्पस में यूज करते हैं। अब मेडिसिनल पर्पस में तो यूज होती है, अलग तरह से भी उसको यूज करती है, आप लोग जानते हो, ड्रग वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। तो कुल मिला के कहने मतलब जो भी केमिकल प्लांट्स में होते हैं, चाहे वो निकोटीन हो, चाहे वो कैफीन हो, चाहे वो क्विनीन हो, जितने भी यहाँ पे केमिकल लिखे हुए हैं, ये सारे केमिकल जो प्लांट से हमें ऑब्टेन होते हैं, ये डेवलप हुए थे एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। किस तरह डेवलप हुए थे, एक्चुअली दीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म के फॉर्म में डेवलप हुए थे। चलिए, Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.